नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों। आज के वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे ज्योग्राफी बीए प्रथम वर्ष प्रथम सेमेस्टर इकाई संख्या 2 अध्याय संख्या 2 के बारे में। इससे पहले अध्याय संख्या 1 आपने देखा होगा, जिसमें हमने प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी और वेगनर का महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत, हैरी हेस का समुद्री मतलब कि जो महासागरीय विस्थापन का सिद्धांत है, सब कुछ आपको विस्तार से समझा दिया था। किस तरीके से वेगनर का महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत और हैरी हेस का और साथ ही साथ में जो है पार्कर, मैकेंजी और इन सभी का जो सिद्धांत आया प्लेट विवर्तन के सिद्धांत, इन सभी ने बताया कि महाद्वीप और महासागरों की उत्पत्ति आखिरकार कैसे हुई। पूरा डिटेल से चित्रात्मक शैली में मैंने आपको समझाया था। उसी श्रृंखला में आपकी दूसरी क्लास आज है भू संतुलन। भू संतुलन किसे कहते हैं? आइसोस्टेसी एक दूसरा चैप्टर है। ये यहाँ से प्रश्न हमेशा परीक्षा में आता है कि भू संतुलन किसे कहते हैं, जिसको आप अंग्रेजी में आइसोस्टेसी के नाम से जानते हैं। आज हम चर्चा करेंगे दोस्तों आइसोस्टेसी के बारे में, जिसको अंग्रेजी में भू संतुलन कहा जाता है। आइए चर्चा करने का प्रयास करते हैं। वीडियो को लाइक और चैनल पर करना है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। हाय दोस्तों, मैं शिवम शुक्ला आप सभी दोस्तों का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट। चले समझते हैं आइसोस्टेसी के बारे में। पृथ्वी की सतह पर ऊंच नीच आप देखते हैं, कुछ ऊंचे ऊंचे पर्वत हैं, बहुत ज्यादा, हिमालय जैसे 8,848 मीटर ऊंचा। कुछ गहरे गड्ढे हैं, जैसे कि सबसे गहरा गड्ढा पृथ्वी का मेरियाना ट्रेंच, मेरियाना गर्त प्रशांत महासागर में है। 11,033 मीटर गहरा, कम लगभग मानकर चले 11 किलोमीटर गहरा गड्ढा है पृथ्वी पर समुद्र में। और 8,848 मीटर लगभग में आप 9 किलोमीटर मान लीजिए, तो 9 किलोमीटर की ऊंचा एक पहाड़, एक चोटी है माउंट एवरेस्ट। और उतना ही उससे 2-3 किलोमीटर गहरा गड्ढा भी एक है पृथ्वी पे महासागरों में। ये गड्ढा और ऊंचा जो है, ये देखें, ऐसे हाथ देखें, अगर हम इसी चीज को ऐसे कर दे, यहाँ पर आते इतना कर दे, तभी संतुलन बना रहेगा। लेकिन इसको थोड़ा सा ऊंचे कर दे और इसको इतना पे रहने दे, तो उतना संतुलन नहीं बनेगा। जितना इसी हिसाब से ये संतुलन, मतलब कि ये जितना वो ऊपर जाए उतना नीचे जाए, संतुलन समझ रहे हैं? ये संतुलन। कभी तराजू देखें, तराजू देखें तो तराजू में इधर वाला वजन ज्यादा होगा, इधर हो जाए, यानी तराजू का एकदम बराबर पहिया एकदम से इतना चले कि यानी जितना इधर डाले उतना इधर डाले, तो संतुलन बना हुआ है। यानी कि जितना गहरा गड्ढा है उतने गहरा जो है वो है। तो पृथ्वी पर संतुलन की यही जो है चीजें जो होती है, इसी को संतुलन कहते हैं। मैं इसलिए आपको हिल हिल करके कॉमेडियन तरीके से बता रहा हूं, ताकि आपको जिंदगी भर याद रहे कि आखिरकार संतुलन होए का हो। संतुलन का सीधा सीधा मतलब यह होता है कि जैसे कि पृथ्वी पर अगर खूब ऊंच के पहाड़ होए, पृथ्वी घूमत ही, गड्ढा होबे न करे, तो तालमेल ना बैठे, संतुलन ना मिले, तो क्या हुए, पृथ्वी पलट जाए या पत्थर गिर जाएंगे, तमाम चीजें होंगी, बहुत सारी लैंडस्लाइड होगी, बहुत ज्यादा विनाश हो जाएगा। पृथ्वी आपको पता है कि पृथ्वी घूमती कैसे है? आपको अगर नहीं पता तो आप जान लीजिए पृथ्वी घूमती कैसे है। आज मैं आपको पृथ्वी को घुमाने की शैली दिखाता हूं बेटा। यह है पृथ्वी, यह है ग्लोब। अब पृथ्वी पर आप देखते हैं, इसी पृथ्वी पर, इसी गोल गोल पृथ्वी है, एकदम से चपटी जियाड आकार की, जिसको आप कहते हैं गुलाब, ठीक है, जियाड आकार पृथ्वी की ऊंचाई। पृथ्वी अपने अक्ष पर ऐसे घूम रही है, पृथ्वी अपने अक्ष पर ऐसे घूम रही है, और इस तरीके से एक प्रकार से क्या कर रही है, सूर्य का चक्कर भी लगा रही है और अपने अक्ष पर भी घूम रही है। और 23.5 डिग्री अपने अक्ष पर पृथ्वी झुकी हुई है, 23.5 डिग्री, और इस तरीके से घूम रही है। इस पर बड़े बड़े 8 किलोमीटर ऊंचा पहाड़ इसी पर टिका हुआ है। और जितने गड्ढा गहरा है, तो अगर वो पहाड़वा है ऊपर तो कहूं जाए डिसबैलेंस नहीं हो सकता है। तो पृथ्वी का डिसबैलेंस नहीं हो रहा है, क्योंकि गड्ढा जितना है उतने ऊंचाई पर है। मैदान है एक तरफ, दूसरी तरफ पठार है। फिर आप देखेंगे कि पर्वत है, नदियां हैं, जो है खाइयां हैं, गर्त हैं, ऐसे तमाम सारी चीजें, जंगल है कहीं पर, तो कहीं पर घास फूस भी है। तो यानी कि तालमेल जो है पृथ्वी पर बना हुआ है। और इस तरीके से पृथ्वी इतनी भ्रमण करती, लट्टू की भांति अपने अक्ष पर घूमती है और पूरे सूर्य का चक्कर लगाती है, हमेशा चक्कर लगाती रहती। 365 दिन में सूर्य का एक चक्कर पृथ्वी पूरा करती है, इसीलिए 365 दिन का एक साल होता है। और पृथ्वी अपने अक्ष पर घूमती है इस तरीके से, तो एक दिन का होता है 24 घंटे में पृथ्वी अपने अक्ष पर एक राउंड लगा देती है, जिससे दिन और रात होती है। ये चीज आपकी क्लियर हुई? अब देखो, अब देखना यह है आपको कि इसी को संतुलन कहते हैं, क्योंकि गोल गोल पृथ्वी जियाड आकार की है, तो ऐसे में संतुलन बना हुआ है। संतुलन ना बने तो क्या हुए, यह समुद्र है, समुद्र के पानी पृथ्वी के ऊपर चला जाए, तो इस तरीके से संतुलन इसीलिए बना ताकि पृथ्वी मतलब समुद्र का पानी समुद्र में रहता है। समुद्र में लहरें इसीलिए आती, क्योंकि ये घूमता है, इसीलिए समुद्र में लहरें उत्पन्न होती हैं। अगर घूमने तो लहर क्यों उत्पन्न होगी, नहीं घूमेगा तो लहरें नहीं उत्पन्न होगी, इसी चीज की वजह से। पृथ्वी की सतह पर ऊंच नीच, पर्वत, घाटियां, महासागर आदि होने के बावजूद संपूर्ण पृथ्वी संतुलन बनाए रखती है। इस संतुलन को ही आइसोस्टेसी कहा जाता है। ठीक है, मैंने आपको बता दिया, आप समझ में आ गया होगा मेरे हिसाब से। सरल शब्दों में समझे, पृथ्वी की ऊपरी परत भूपर्पटी का अपने भार के अनुसार अधोवर्ती गहराई यानी मेंटल पर तैरते हुए संतुलन की स्थिति में रहना आइसोस्टेसी कहलाता है। क्योंकि मेंटल पर
आप देखते हैं ऊपरी परत जो है वो तैरती रहती है। तो इसी तैरने को ही संतुलन कह सकते हैं। ये संतुलन बना रहना चाहिए। ये गड्ढा और ऊंचाई के माध्यम से, चूंकि आप देखते हैं ऊंचे पहाड़ है, कहीं फाट ना पड़े, कहीं गिर ना जाए, तो ये गिरते नहीं क्योंकि संतुलन बना हुआ है। ठीक वैसे जैसे बर्फ का एक टुकड़ा पानी पर तैरता है, ऊंचा भाग ऊपर और बड़ा भाग नीचे, वैसे ही महाद्वीप और महासागर पृथ्वी के गहरे स्थनोस्फीयर पर तैरते हैं। स्थनोस्फीयर पर लिथोस्फीयर जो है वो तैरता रहता है। इस तरीके से जो है प्लेटें जो है एक दूसरे तक तरफ खिसकती भी, मैंने आपको शुरुआत में ही बता रखा था अगले चैप्टर में। तो इस तरीके से तैरती रहती है। तो इस तरीके से बना हुआ आइसोस्टेसिस की आवश्यकता क्या है? देखिए, पर्वतों की ऊंचाई जो है इनसे बढ़ती है। महासागरों की गहराई और पृथ्वी की गोलाई को देख करके वैज्ञानिकों ने सोचा कि इतनी असमानता के बावजूद पृथ्वी पर एक तरफ ऊंचे ऊंचे पहाड़ है, दूसरी तरफ गहरी गहरी खाइयां हैं, तीसरी तरफ पृथ्वी की गोलाई है। इस तरीके से पृथ्वी गोल है, फिर भी गिर नहीं रहे पर्वत, गिर नहीं रहे पर्वत के तो चीजें, इसके बावजूद पृथ्वी गोल और स्थिर कैसे है? इसी चीज का प्रश्न को हल करने के लिए वैज्ञानिकों ने इस शब्द को निकाला, आइसोस्टेसिस, भू संतुलन। यही प्रश्न आइसोस्टेसिस की अवधारणा का कारण बना और पृथ्वी की अवधारणा में आइसोस्टेसिस की अवधारणा सामने आई। आइसोस्टेसिस के प्रमुख सिद्धांतों में मेजर थियरीज ऑफ आइसोस्टेसिस, एरी और प्रेट के नाम के विद्वान है, उनका सिद्धांत आया। एरी का सिद्धांत समझे सबसे पहले। 1855 ईस्वी में इसका प्रतिपादन किया सर जॉर्ज एरी महोदय ने। मुख्य विचार जो एरी का रहा वो क्या रहा? ये कहते हैं कि पर्वत ऊंचे इसलिए हैं क्योंकि उनके नीचे भूपर्पटी का हिस्सा अधिक गहराई तक फैला हुआ है। पर्वत ऊंचे इसलिए चूंकि उसके नीचे का हिस्सा जो है भूपर्पटी पर बहुत गहराई तक पर्वत का हिस्सा, पर्वत जितने ऊंचे हैं उतने गहरे भी होते हैं। चूंकि आप देखिए पर्वत के बगल में एक तरफ पर्वत होता है, ऊंची चोटियां होती हैं, दूसरी तरफ गहरी खाइयां भी होती है, पर्वत के बगल में ही होती है, तभी उसका तालमेल बगल बगल बना रहता है। ठीक है, आप देखते हो चोटी घाटी इस तरीके से पर्वत का कॉम्बिनेशन होता है। जैसे बर्फ का टुकड़ा पानी में जितना ऊंचा होता है उतना ही नीचे भी डूबा होता है, ऐसे ही पहाड़ जो होते हैं जितना ऊपर उठते हैं उतना कुछ ना कुछ भाग नीचे दबा होता है, चाहे आधे भाग नीचे दबा हो, लेकिन वो पृथ्वी के अंदर भूपर्पटी में धसा होता है कुछ भाग पृथ्वी का, और कुछ भाग ऊपर निकला हुआ होता है। घनत्व इसका डेंसिटी ये है कि लगभग समान, पर गहराई यानी कि रूट अलग अलग होते हैं इसके। पर्वतों के नीचे जड़ यानी जितनी गहरी होगी, पर्वतों के नीचे जड़ जितनी गहरी होगी पर्वत उतना ही ऊंचा होगा, यानी जितनी गहरी गहराई में पर्वत जाएगा नीचे उतनी ऊंचाई पर्वत की बढ़ती चली जाएगी, यानी हिमालय जितना ऊंचा है उतना गहरा भी हो सकता है। अब ये तो हो गया भैया एरी का सिद्धांत। एरी कहते हैं कि भाई जितना ऊपर है पर्वत उतना गहरा भी होगा, ठीक है, इसीलिए जो है इसका जो है संतुलन बना हुआ है। प्रेट नाम के एक विद्वान है, वो कहते हैं 1855 ईस्वी में ही, एरी और प्रेट, प्रतिपादक है जॉन हेनरी प्रेट। पृथ्वी की परपटी सभी जगह समान गहराई तक है, पर घनत्व जो है उसमें भिन्नता है। पर्वतों का घनत्व कम है इसलिए वे ऊपर उठे रहते हैं, महासागरीय भाग का घनत्व ज्यादा है इसलिए वे नीचे धसे। घनत्व मतलब क्या होता है? घना, यानी कि जो महासागर की जो पर्वत हैं उनका घनत्व कम है इसीलिए वो पर्वत ऊपर उठे हुए हैं, और घनत्व जिसका ज्यादा है यानी महासागरों का वो नीचे धसे। जो घना होगा नीचे आएगा, जो मतलब की जो फुलफुला होगा वो ऊपर उठेगा, ऐसा इनका मानना। जैसे कि मान लेते हैं कि एक गुब्बारा जिसका घनत्व कम है वो तो ऊपर भागता है वो, और एक लोहे का छड़ वो नीचे भागता है क्योंकि उसका घनत्व ज्यादा है। ऐसे इन्होंने बताने का प्रयास किया कि जो चीजें घनी होती हैं वो नीचे आती हैं, जो चीजें घनी नहीं होती हैं वो ऊपर उठती हैं। घनत्व माने डेंसिटी, यानी घना और विरल जिसको कह सकते हैं। पर्वतों का घनत्व कम है इसलिए वे ऊपर उठे रहते हैं, और महासागरीय भाग का घनत्व अधिक है इसलिए वे नीचे धसे रहते हैं। यहाँ ऊंचाई घनत्व के विपरीत अनुपात में होती है, ऐसा इन्होंने कहा। इसके अलावा एक विद्वान है डटन, प्रोफेसर डटन नाम के विद्वान है, क्लेरेंस डटन पूरा नाम है। 1889 ईस्वी में इनका सिद्धांत आया इसी को लेकर के। इन्होंने कहा डटन साहब ने कि पहली बार आइसोस्टेसिस शब्द का प्रयोग किसने किया था? डटन महोदय ने ही किया था। उन्होंने एरी और प्रेट दोनों के विचारों को स्वीकार किया और कहा कि संतुलन घनत्व और मोटाई दोनों के संयुक्त प्रभाव से होता है, ना कि किसी एक के प्रभाव से। क्या आप कहेंगे कि संतुलन मतलब जो होगा वो घनत्व यानी डेंसिटी और मोटाई दोनों के अकॉर्डिंग होता है। दोनों के विचारों को समन्वित किया और बताया। इसके बाद में हैस्कल नाम के विद्वान आते हैं। 1935 में वो कहते हैं हैस्कल कि आइसोस्टेसिस अस्थायी नहीं बल्कि गतिशील यानी डायनामिक है, इसमें परिवर्तन होता रहता है। समय के साथ साथ पर्वतों का क्षण होता है, पर्वतों का इरोजन होता है, पर्वतों को इस हवाओं के द्वारा पर्वत के शिलाखंड टूटते हैं, या जो है जल के द्वारा टूटते हैं, ताप के द्वारा टूट जाते हैं, ये तमाम सारी चीजें के द्वारा। और अवसादन यानी कि सेडिमेंटेशन होता है। अवसादीकरण मतलब कि क्या होता है? अवसादीकरण मतलब होता है कि पर्वत जो होते हैं पुराने जैसे से होते जाते हैं तो वो सब एक प्रकार से झड़ने लगते हैं, टूटने लगते हैं, मलबे में टूट जाते हैं। जैसे कि जो
क्या नाम है, एक पर्वत है अपने यहाँ पर, भले कुछ पर्वत है, उसका नाम मुझे ध्यान नहीं आ रहा है, नीलगिरी पर्वत है या ऐसा कुछ पर्वत है, जो कि क्या हो रहा है, वो अवसादी पर्वत है, ठीक है। जहां भार बढ़ता है वहां परपटी नीचे धंसती है, और जहां भार घट जाता है वहां परपटी ऊपर उठ जाती है, ऐसा इन्होंने बताया, ठीक है। तो क्षण होता है, अपर्दन होता है, तो अपर्दन होगा तो पृथ्वी नीचे मतलब कि ऊपर उठेगी, और अगर मतलब कि वो घनत्व ज्यादा हो जाएगा, यानी वजन ज्यादा हो जाएगा, तो नीचे धंस जाएगी। आइसोस्टेसी के प्रमाण की अगर बात की, एविडेंसेस की बात की, तो हिमालय पर्वत पे देखिए, हिमालयी क्षेत्र में निरंतर ऊपर उठाव देखा गया है, जबकि क्षण भी हो रहा है, आजकल भी हिमालय का क्षण भी हो रहा है, लेकिन पृथ्वी पर हिमालय आज भी ऊंचाई की ओर बढ़ता चला जा रहा है। हिमयुग यानी कि आइस एज, भारी बर्फ पिघलने के बाद उत्तरी यूरोप में भूमि ऊपर उठी है, क्योंकि बर्फ पिघलते तो भूमि का ऊपर उठाव भी आपको दिखाई पड़ा है। समुद्री किनारे अलास्का और स्कैंडिनेविया नाम के जगहों पर भूमि का उठना दिखा गया है, नापा गया है, भूमि ऊपर उठ रही है, ठीक है। तो ये सब कहीं ना कहीं पे ये आइसोस्टेसी के अंतर्गत देख सकते हैं आप। आइसोस्टेटिक समायोजन की अगर बात की जाए, तो पृथ्वी की सतह पर भार बदलने से लिथोस्फीयर ऊपर और नीचे हो सकता है। उदाहरण के रूप में जैसे हिमनदों, हिमनद माने होता है ग्लेशियर, बड़े बड़े पहाड़ होते हैं बर्फ के, उन्हीं को हिमनद कहा जाता है। तो हिमनद पिघलते हैं तो भार घटने से क्या होता है, जो है भूमि ऊपर उठती है। जब ग्लेशियर पिघलेंगे तो भार जो हो जाएगा वो कम हो जाएगा, और जब भार कम हो जाएगा तो पृथ्वी ऊपर उठ सकती है, ठीक है। अवसाद का जमाव, भार बढ़ने से क्या होता है, भूमि नीचे धंस जाती है। जब अवसाद का जमाव हो जाता है, अवसाद माने मलबा, कूड़ा कबाड़ का जमाव हो जाता है, वो पिघलता नहीं तो वो धंस जाती है पृथ्वी, ठीक है। ये बात ध्यान रखिएगा। आधुनिक परिप्रेक्ष्य में अगर इसी को समझें, तो प्लेट विवर्तन के साथ मिलकर के अब आइसोस्टेसी को डायनेमिक प्रोसेस माना जाता है, यानी कि एक गतिशील प्रक्रिया माना जाता है। यह सिद्धांत केवल स्थितिक संतुलन नहीं बल्कि निरंतर समायोजन की प्रक्रिया है, जो पृथ्वी पर तालमेल बनाए रखती है। पर्वत निर्माण हो, भूकंप की बात हो, ज्वालामुखी और समुद्री तल के उत्थान में इस यानी आइसोस्टेसी सिद्धांत का बड़ा योगदान रहा है। भारत में इसके उदाहरण की अगर बात की जाए, तो हिमालयी क्षेत्र में खास करके आप देखेंगे लगातार ऊंचाई में वृद्धि हो रही, लगातार हिमालय आज भी बढ़ रहा है। पहले 8,848 मीटर की बात होती थी, आज 8,850 मीटर की बात भी हिमालय को लेकर के कही जाती है कि हिमालय इतना ऊंचा है, 2 मीटर की वृद्धि हुई है, ऐसा माना जाता है। भूकंपीय गतिविधियां भी आज देखी जाती है हिमालय क्षेत्रों में, तो ये सब आइसोस्टेसी का ही परिणाम है। इसके अलावा गंगा का मैदानी भाग, अवसादन की वजह से कुछ क्षेत्रों में भूमि धंस चुकी है, जैसे गंगा का मैदानी भाग जो नीचे की ओर धंसता जाता है। पश्चिमी घाट, पश्चिमी घाट जो यहाँ का जो पश्चिमी घाट ये वाला है, ठीक है। स्थिर परंतु लंबे समय से ऊंचाई में सूक्ष्म परिवर्तन यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है, यहाँ पर भी पर्वत है, तो कहीं ना कहीं पे चीजें आपको दिखाई पड़ती हैं। इसका महत्व ये है कि पर्वत निर्माण और पर्वत का क्षरण जो होता है, पर्वत बनने में और पर्वत का जो है पतन को समझने में, दोनों में आप जो है आइसोस्टेसी की अवधारणा से समझ सकते हैं। भूकंपीय जोखिम और भू संतुलन के अध्ययन में सहायता मिलती है, यानी भूकंपीय खतरा कहाँ पर कितना है, तो आइसोस्टेसी के द्वारा हम ये भी जान पाते हैं। खनिज और जल संसाधन खोज में दिशा प्रदान करने में भी हमारी मदद हो सकती है। निष्कर्षतः हम कह सकते हैं कि आइसोस्टेसी हमको यह बताता है कि पृथ्वी की भूपर्पटी संतुलन बनाए रखने के लिए निरंतर ऊपर नीचे समायोजित होती रहती है, कहीं कुछ भाग ऊपर उठता है, कभी नीचे धंसता है। इस तरीके से ये होता है आइसोस्टेसी। आपको बता दूं कि अगर आपको हमारे साथ जुड़ना है तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। 91 61 93 60 62 इस नंबर पर आप व्हाट्सएप पर एसएमएस कर दीजिएगा। मात्र 100 रुपए फीस में आपके लिए पूरी व्यवस्था कर दी गई है। अपना नाम, अपनी यूनिवर्सिटी का नाम, अपने सब्जेक्ट के नेम और आपके सेमेस्टर में अपने सेमेस्टर का नाम लिख करके भेज दीजिएगा, ठीक है। आपके लिए पूरी व्यवस्था कर दी गई है। आपके पास एक क्यूआर कोड यानी स्कैनर भेजा जाएगा, उसी स्कैनर पर आपको मात्र और मात्र 100 रुपए फीस जमा कर देनी है। जैसे ही आप 100 रुपए फीस जमा करेंगे, आपके पास आप ये फीस किसी दूसरे से भी जमा करवा सकते हैं, बात ध्यान रखेंगे। आपको सभी यूनिट के नोट्स मिलेंगे, यानी कि सभी यूनिट के आपको 1 यूनिट से लेकर के 8 यूनिट तक पूरा नोट्स आपको मिल जाएगा, कंप्लीट नोट, जिसमें आपका विथ एमसीक्यू यानी कि ऑब्जेक्टिव प्रश्न भी रहेंगे और लिखित क्वेश्चंस भी रहेंगे, ठीक है। मॉडल पेपर रिवीजन क्लास सब कुछ आपको मिलेगा। लाइव क्लास के लिंक वाले ग्रुप से आपको जोड़ दिया जाएगा। पीडीएफ नोट्स, वीडियो लेक्चर सब कुछ आपको मिल जाएंगे, पहले के वीडियोस भी मिल जाएंगे। सब्जेक्ट जैसे कि केवल एक सब्जेक्ट नहीं बल्कि आपके सारे सब्जेक्ट, जियोग्राफी, पॉलिटी, हिंदी, हिस्ट्री, जो भी आपका सब्जेक्ट होगा, यानी कि 2-3 मेजर सब्जेक्ट जो होते हैं वो, एक को करिकुलर और एक जो है माइनर, सारे सब्जेक्ट की तैयारी मात्र 100 रुपए फीस में हो जाएगी। सभी विश्वविद्यालयों के लिए वैध सिलेबस यही है, इसी सिलेबस को सभी विश्वविद्यालय फॉलो करते हैं। नवीनतम एजुकेशन पॉलिसी 2020 में आई थी, उसके द्वारा मैं पढ़ा रहा हूँ, उसके अकॉर्डिंग पढ़ा रहा हूँ, तो यही चीज आपको पढ़नी है। तो कहीं पर भटकना नहीं, कहीं पर जाना है, आपको आसानी से शुक्ला पॉइंट के साथ जुड़ करके पढ़ लेना है, कोई किताब वगैरह नहीं लेनी है, ये सब नोट्स आपको मिल जाएगा, आप पढ़ लीजिएगा, आपको कहीं पर भटकना नहीं पड़ेगा। तो भैया आइसोस्टेसी जो होती है
चाहे हिमालय का उत्थान हो, चाहे हिमनदों के पिघलने से भूमि का ऊपर उठना हो, या समुद्री तल पर अवसादन की बात हो, या कचरा जमने की बात हो, सभी घटनाएं इस संतुलन के वैज्ञानिक प्रमाण की रूप में हमको दिखाती हैं। परीक्षा के लिए कुछ इंपॉर्टेंट चीजें मैंने आपके लिए नोट डाउन कर रखी, जैसे कि आइसोस्टेसिस शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? क्लेरेंस डटन ने किया था 1889 में। एरी सिद्धांत समान घनत्व और अलग मोटाई की बात करते हैं। प्रेट सिद्धांत समान मोटाई और अलग घनत्व की बात करते हैं। उदाहरण के रूप में हिमालय, अलास्का और स्कैंडिनेविया ये सब उदाहरण के रूप में देखे जा सकते हैं कि कुछ उत्थान होता है, कुछ नीचे धंसता है, इस तरीके से संतुलन बना रहता है। अब इससे बनने वाले कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्नों को हम देख लेते हैं। आइसोस्टेसिस के 10 इंपॉर्टेंट प्रश्न जो कि आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन। देखिए पहला प्रश्न है, आइसोस्टेसी का सर्वप्रथम सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? आइसोस्टेसिस शब्द का जो सबसे पहले प्रयोग किया था, किसने किया था? किसने किया था बेटा? डटन महोदय ने किया था, प्रोफेसर डटन ने 1889 ईस्वी में आइसोस्टेसिस शब्द का प्रयोग किया। इसका अर्थ है पृथ्वी का समतोल, ठीक है, यानी कि पृथ्वी का यह सिद्धांत बताता है कि पृथ्वी की ऊंचाई और घनत्व में अंतर होने पर भी संपूर्ण पृथ्वी गुरुत्वीय संतुलन में रहती है और संतुलन बना रहता है, संतुलन में दिक्कत नहीं आती है, ठीक है। अगला विद्वान है अगले आपके थियरी। सिद्धांत के अनुसार ऊंचे पर्वतों के नीचे क्या पाया जाता है? तो ऊंचे पर्वतों के नीचे मोटी क्रस्ट पाई जाती है। ऑप्शन नंबर इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऐसा एरी का मानना है। एरी के अनुसार ऊंचाई वाले पर्वतों के नीचे क्रस्ट का भाग मोटा होता है, जिससे उनका भार संतुलित रहता है। तीसरा प्रश्न है प्रेट। प्रेट के सिद्धांत के अनुसार पर्वतों के नीचे क्या अंतर पाया जाता है? प्रेट के सिद्धांत के अनुसार पर्वतों के नीचे क्या अंतर माना जाता है? घनत्व का अंतर माना जाता है। ऑप्शन नंबर इसका बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, घनत्व का अंतर माना जाता है। प्रेट ने कहा कि ऊंचे क्षेत्रों का घनत्व कम और निचले क्षेत्रों का घनत्व अधिक होता है, जिससे गुरुत्वीय संतुलन जो है वो बना रहता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन चौथा नंबर प्रश्न आ चुका है। आइसोस्टेसी का मूल आधार क्या है? आइसोस्टेसी का मूल आधार होता है बेटा क्या? इसका मूल आधार होता है गुरुत्वीय संतुलन, ठीक है। आइसोस्टेसी का आधार गुरुत्वीय संतुलन है, जिससे पृथ्वी के विभिन्न भाग भार संतुलन में रहते हैं। पांचवा प्रश्न है फ्लोटिंग क्रस्ट की अवधारणा किस सिद्धांत में दी गई है? आइसोस्टेसी में ही फ्लोटिंग क्रस्ट की बात करी। फ्लोटिंग माने होता है तैरना, ठीक है। तो तैरने वाले जो एक प्रकार से क्रस्ट तैर रहा है किस पर? जो है आस्थेनोस्फीयर पर तैर रहा है, उसी एलिमेंटल पर तैर रहा है, जैसे बर्फ पानी में तैरता है ऐसे ही तैर रहा है, कुछ भाग ऊपर है कुछ भाग नीचे है। अगला प्रश्न है आइसोस्टेटिक समायोजन का प्रमुख कारण क्या है? अपर्दन और निक्षेपण। अपर्दन माने क्या होता है? कटना और कट करके बहना, और जब वो चीज जो मालवा कट करके बह रहा है उसी को छोड़ देने की प्रक्रिया को निक्षेपण कहा जाता है। देखिए अपर्दन से पर्वतों का भार कम होता है और निक्षेपण से मैदानी भागों का भार बढ़ जाता है। जैसे नदियां पर्वतों से मान लेते चलती है बह करके, अपर्दन होगा किसका? मतलब मानते हैं पर्वतों पर हिमनद था, ग्लेशियर पिघला, गर्मी हुई, ग्लेशियर पिघला, ग्लेशियर बह करके नीचे जो है, तो ग्लेशियर जब पिघलेगा तो भार थोड़ा सा कम होगा पर्वतों का, वो पानी आकर के कहा मैदानी भागों में आएगा, तमाम पत्थर को तोड़ते हुए लेकर के आएगा नदियां, और वो मैदानी भागों में आकर के मैदानी भागों पर जो मलबा होगा उसको छोड़ देगा। उसी मलबे को छोड़ने की प्रक्रिया को निक्षेपण कहा जाता है, ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। निक्षेपण से मैदानी भागों का भार बढ़ता है, जिससे संतुलन बनाए रखने के लिए पृथ्वी क्रस्ट ऊपर नीचे होती रहती है। सातवां प्रश्न है एरी का सिद्धांत किस प्रकार के संतुलन को समझाता है? एरी का सिद्धांत जो होता है ये एक प्रकार से ऊर्ध्वाधर संतुलन को समझाता है, ठीक है। पृथ्वी की सतह पर ऊंचाई और गहराई का संतुलन ऊर्ध्वाधर दिशा में होता है, ऐसा एरी नाम के विद्वान का मानना था। आइसोस्टेसिस सिद्धांत के अनुसार ऊंचे पर्वतों के नीचे कौन सा क्षेत्र अधिक गहराई तक फैला होता है? तो क्रस्ट का क्षेत्र अधिक गहराई तक फैला होता है ऊंचे पर्वतों के क्षेत्र में, ठीक है। अगला क्वेश्चन आप देखते हैं, अगला प्रश्न आपके स्क्रीन पर आ चुका है, फटाफट से आप देखने का प्रयास करेंगे। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर अगर नए हैं बाबू तो सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, क्योंकि इसी प्रकार से इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं लगातार आपके लिए लाता रहता हूँ। 9वां नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। आइसोस्टेटिक सिद्धांत के प्रयोग से कौन सा भूगर्भीय तथ्य स्पष्ट हुआ है? तो पर्वतों की ऊंचाई और घनत्व का संबंध जो है इसके बारे में हमको जानकारी मिली है। ऑप्शन नंबर इसका सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, 10वां नंबर प्रश्न है। लास्ट प्रश्न है कि हिमनद पिघलने यानी ग्लेशियर पिघलने के बाद भूमि के उठने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? उसी को बोलते हैं क्या? इसी प्रक्रिया, जब हिमनद का जो है प्रक्रिया, मतलब कि हिमनद पिघलता है तो पृथ्वी जब ऊपर उठती है तो उसके भाग को क्या कहते हैं? उसको आइसोस्टेटिक रिबाउंड कहा जाता है, ठीक है। जब हिमनद का भार हटता है तो भूमि ऊपर उठती है, इसे ही आइसोस्टेटिक
रिबाउंड के नाम से जानते हैं, ये बात ध्यान रखिएगा। तो ये चैप्टर आपका आइसोस्टेसिस समाप्त हुआ कि भाई भू संतुलन क्या होता है, मैंने आपको बता दिया। बस ये समझो कि भू संतुलन नहीं होता, बस ये इतना ही, कुछ ज्यादा विस्तार से आपसे नहीं आएगा। और अब अगला चैप्टर आपका है भैया तीसरा चैप्टर, जिसमें हम भूकंप के बारे में चर्चा करेंगे। तो मिलेंगे हम भूकंप वाले चैप्टर्स के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। साथ ही साथ में सभी का चैप्टर, सभी का भूकंप के बाद फिर ज्वालामुखी, ज्वालामुखी के बाद फिर भूसन्नति, ये सारे चैप्टर्स आपको मिलने वाले हैं जल्दी, परेशान ना होइए, जल्दी आपको मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे साथ जुड़ने के लिए, इसी प्रकार से अपना प्यार हमेशा बनाए रखिए। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, और तुरंत जुड़ जाइए हमारे साथ, हमारे ग्रुप के साथ जुड़ जाइए। ठीक है, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा और लाइक भी कर दीजिएगा, क्योंकि ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं लगातार आपके लिए लाता रहता हूँ। तो भूकंप, ज्वालामुखी, इन सभी का पीडीएफ नोट, जैसे कि आपको अगर क्लास, मतलब कि क्लास आपकी यूट्यूब पर मान लो लेट में भी होगी, लेकिन उससे क्लास से पहले आपको पीडीएफ नोट्स आपको व्हाट्सएप ग्रुप में मिल जाता है। व्हाट्सएप ग्रुप में अगर जुड़ना है तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप पर एसएमएस कर दीजिएगा। 100 रुपए फीस लगती है। नंबर आपका क्या है, नंबर है इसी नंबर पर एसएमएस कर दीजिएगा, 9161 93 60 62। इसी नंबर पर व्हाट्सएप पर एसएमएस कर दीजिए। गुरुजी हमको कोर्स में ज्वाइन होना है, 100 रुपए की फीस है। 100 रुपए फीस में आपको मिल जाएगा। अपना नाम, अपनी यूनिवर्सिटी का नाम, अपने सब्जेक्ट के नेम में करके भेज दीजिएगा। 100 रुपए आप किसी दूसरे से भी जमा करवा सकते हैं, तभी आपको ग्रुप से जोड़ दिया जाएगा। ठीक है, धन्यवाद। तो सभी सब्जेक्ट का मिलेगा इसमें 100 रुपए में, सारे सब्जेक्ट का फीस मिलेगा। केवल जो है एक सेमेस्टर की फीस है 100 रुपए।